हेलो मेरे जीनियस बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, आज इस विज्ञान की कक्षा में हम शुरू करते हैं हमारा अध्याय नंबर 12, जिसका नाम है पदार्थ और इसका पृथक्करण, यानी कि मैटर एंड देयर सेपरेशन। सो बच्चों, अभी हमारी पिछली कक्षा में हम लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ा है। अब आज इसी कक्षा में हम ये पढ़ेंगे कि जो ये मैटर्स होते हैं, इनको कैसे आप पृथक कर सकते हो, एक दूसरे से अलग कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि सबसे आप कह सकते हो साधारण इसका उदाहरण है आपका बर्फ। ठीक है, जो बर्फ होता है वो सबसे पहले आपका ठोस पदार्थ है। ठीक है, लेकिन जब आप बर्फ को पिघला देते हो तो वो तरल में आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप इस तरल पदार्थ को उबालते हो तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखा आपने, कहाँ ये ठोस था और अब ये गैस में परिवर्तित हो चुका है। ठीक है, तो इसके पीछे भी एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो इस पूरे अध्याय के अंतर्गत आज आप यही पढ़ने वाले हो। तो चलिए जल्दी से इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपकी साइंस एजुकेटर आज फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक नया चैप्टर। और आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है पदार्थ और उनका पृथक्करण, यानी कि मैटर एंड देयर सेपरेशन। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि मैटर एग्जैक्टली कहते किसे हैं। जो कोई स्पेस लेके आए, जिसके पास कुछ मास हो, तो हम उसे कह सकते हैं कि हाँ, वो हमारा मैटर है। और फर्दर हमने ये भी देखा था कि कैसे हमने उसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करा था। तो आज हम कुछ इसी से रिलेटेड, यानी कि उनके सेपरेशन से रिलेटेड ही कुछ पढ़ने वाले हैं। तो क्या होने वाला है वो, चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ मटेरियल्स, यानी कि जो भी चीज आपके पास है। मैं कहूँ मेरे पास ये पेन है, मेरे पास ये वॉच है, मेरे पास ये ब्रेसलेट है, तो ये किस तरीके से बना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये सारी चीजें हैं, उनकी जो सबसे छोटी इकाई है वो होता है आपका परमाणु, जिसे हम एटम कहते हैं। यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो एटम से ही बनी है, और इन्हीं के रिलेशन की वजह से, इनके बॉन्ड की वजह से ही फर्दर हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं कि लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। एक ही प्रकार के परमाणु को क्या कहते हैं, हम तत्व कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, सोना, चांदी, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही प्रकार का तत्व मिल रहा है, एक ही प्रकार का परमाणु मिल रहा है। जो एक दूसरे के समान होते हैं, तत्व के परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, क्योंकि ये प्रकृति में अस्थायी होते हैं। ये एक दूसरे से एक निश्चित अनुपात में जुड़कर अणु बनाते हैं, यानी कि ये आपके परमाणु, जब ये दोनों एक दूसरे से मिले, क्योंकि ये आपके एनवायरमेंट में खुले रह ही नहीं सकते, अस्थायी हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, आपका एटम, यानी कि अणु बना रहे हैं। अणु पदार्थ की वह सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सकती है। तत्व जैसे जल, चीनी और नमक आदि सभी अणुओं से बने होते हैं। इन अणुओं में दो या दो से अधिक पदार्थों को के परमाणु होते हैं। वे तत्व जिनमें दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु होते हैं यौगिक कहलाते हैं, यानी कि बॉन्ड बन रहा है ना इनका, तो ये क्या बन जाएंगे, यौगिक बना रहे हैं ये। अतः अणु तत्व हो सकते हैं जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, साथ ही यौगिक भी हो सकते हैं जैसे नमक और यूरिया। आपने सोडियम क्लोराइड देखा होगा, तो उसमें भी क्या है, आपके पास सोडियम आ रहा है, आपके पास क्लोराइड आ रहा है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, यौगिक बना रहे हैं। ठीक है, जब तत्व के अणु या यौगिक के अणु एक साथ उपस्थित होते हैं तो ये मिश्रण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए दूध और हवा सामान्य मिश्रण है। आगे बात करते हैं मिक्सचर एंड इट्स टाइप्स की। मिक्सचर का मतलब ही क्या होता है, आपने मिक्सचर नमकीन देखी है ना, तो उसमें हर तरह के नमकीन को डाल के उसको बना दिया मिक्सचर। तो कुछ इसी तरीके की चीज आप देखेंगे कि जब आपके पास एक चीज में दूसरी चीज को भी इंक्लूड कर दिया है, तो वो तो बन जाएगा आपका मिक्सचर। और उसके बाद हम ये देखेंगे कैसे हम इन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जिस पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के अणु होते हैं शुद्ध पदार्थ कहते हैं ना, कि इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये शुद्ध है। लेकिन अब तो हम मिक्स कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा हमारा मिश्रण। मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थों के अणु होते हैं। उदाहरण हवा बहुत सी गैसों का मिश्रण है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि 10 पार्टिकल्स, बहुत सारी चीजें हैं। धुआं और धूल कण भी हवा में उपस्थित होते हैं। दूध भी क्रीम और जल का मिश्रण है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मिश्रण को उसके घटकों के आधार पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले सममांगी मिश्रण और फिर दूसरा है विषममांगी मिश्रण। वह मिश्रण जिसके तत्व आसानी से देखे जा सकते हैं, यानी कि आप चावल लीजिए, उसमें कंकड़ डाल दीजिए, आप आसानी से बता देंगे ये चावल है, ये कंकड़ है। तो ये तो बन गया आपका सामंगी मिश्रण। लेकिन अब हम बात करें विषमांगी मिश्रण की, तो अगर मैंने दूध के अंदर पानी मिलाया तो टेस्ट करके तो मुझे पता चलेगा, पर मैं देखने मात्र से ये नहीं बता सकती कि इसमें कोई मिश्रण है या नहीं है। तो ये बन गया आपका विषममांगी मिश्रण। उदाहरण जल और रेत का मिश्रण या रेत या चीनी का मिश्रण, वह मिश्रण जिसके तत्व आसानी से नहीं दिख सकते, सामंगी मिश्रण कहलाते हैं। उदाहरण जल में चीनी या नमक का मिश्रण।
अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर हमारे पास क्या हो सकती है। जब भी मिक्सचर हो रहा है बच्चों, तो सिंपल सी बात है, जिन जिन चीजों का मिक्सचर होगा उन दोनों की प्रॉपर्टीज इसमें आएंगी। यौगिक और मिश्रण के बीच मुख्य अंतर उनके गुणों में होता है। दोनों ही तत्वों से बने होते हैं, परंतु जब ये तत्व निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं तो ये एक मिश्रण बनाते हैं। यौगिक में तत्व अपने स्वयं का गुण त्याग देते हैं। उदाहरण लोहे और सल्फर के यौगिक में, जिसे आयरन सल्फाइड कहते हैं, लोहा चुंबकीय नहीं रहता। चुंबक का प्रयोग कर कर कोई भी आयरन सल्फाइड से लोहे और सल्फर को अलग नहीं कर सकता। मिश्रण में तत्व अपने गुणों को बनाए रखते हैं और एक दूसरे से अलग किए जा सकते हैं। जैसे कंकड़ को दाल या चावल में से आसानी से अलग किया जा सकता है। यानी कि जब आपके पास कोई मिश्रण है और आप उस मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। अब मैंने कहा कि मैंने दूध में पानी मिला दिया, अब आप उसे अलग कर दीजिए। एक इसकी ट्रिक हो सकती है कि आप उसे हीट कर रहे हैं तो जितना भी उसके अंदर पानी होगा वो इवेपोरेट होगा और उड़ जाएगा। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। शुद्ध यौगिक जैसे कि जल का गलनांक व क्वथनांक निश्चित होता है। जब जिस ताप पर उबलने लगते हैं वह उसका बॉइलिंग पॉइंट है, और जिस पर उनको बर्फ बनने लगेगी तो वो उनका फ्रीजिंग पॉइंट है। आगे चलते हैं और अब देखते हैं नीड फॉर सेपरेशन की क्या क्या चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए जब हम बात कर रहे हैं सेपरेशन की। तो सबसे पहला, अनचाहे और अनुपयोगी पदार्थों को हटाने के लिए हमें पृथक्करण की आवश्यकता होती है। उदाहरण, चाय बनाने के लिए, चाय बनाने के बाद पत्तियों का हटाना। देखिए, चाय बनाने के बाद चाय का यूज है, पत्ती नहीं लेंगे आप, तो पत्ती को क्या करते हैं, सीविंग की हेल्प से उसे रिमूव कर देते हैं। अनचाही चीज को अलग कर दिया। उसके बाद आता है उपयोगी तत्व प्राप्त करने के लिए हमें पृथक्करण की आवश्यकता होती है। गेहूं, चावल, जो कंकड़ वगैरह है, गेहूं का जो उसकी कवरिंग है, हम उसे उससे हटा देते हैं क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। फिर हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ पाने तथा अशुद्धियों को हटाने के लिए हम पृथक्करण की आवश्यकता करते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या करते हैं कि आपके पास अगर कोई अशुद्धि है तो अशुद्धि भी उसमें एड ऑन है। अगर आप उस अशुद्धि को हटा रहे हैं शुद्धि वाली चीज को पाने के लिए, तो वो भी आपका सेपरेशन में आता है। पदार्थ की गुणवत्ता हमें संशोधन करने के लिए हमें पृथक्करण की आवश्यकता होती है। उदाहरण, मिठाई बनाने के लिए हमें दूध से जल को अलग करना होता है। अचार बनाने के लिए हमें सब्जियों में से जल को अलग करना होता है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं कि जो चीज हमें चाहिए, जिस काम के लिए चाहिए, वो हमने ले ली, बाकी को साइड कर दिया। अब बात आती है मेथड्स ऑफ सेपरेशन की, किस तरीके से हम इन चीजों को अलग कर सकते हैं। मिश्रण को पृथक करने के लिए हम कुछ गुणों का उपयोग करते हैं जो एक मिश्रण के घटक में होती है और दूसरे में नहीं। उदाहरण के लिए, रेत और चीनी के मिश्रण में चीनी और रेत के कणों को देखना संभव है। ये दोनों पदार्थ मिश्रण में अपने रंग रूप के साथ साथ अपने गुणों को बनाए रखते हैं, तो आप इन्हें आसानी से अलग कर सकते हैं। अब इनके लिए कौन कौन से हम विधियां कर सकते हैं, सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम अदर सॉलिड्स। यानी कि अगर आपको एक सॉलिड में से सॉलिड को निकालना है, चावल के अंदर से कंकड़ को निकालना है, ऐसा वाला खेल है। तो सबसे पहला आता है हैंड पिकिंग। मैं चावल लूंगी, एक प्लेट में फैलाऊंगी, जहां जहां मुझे वो दिखेंगे मेरे पत्थर वगैरह, कंकड़ वगैरह, मैं उन्हें बाहर निकाल दूंगी। उसके बाद आता है छलनी में छानना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि छलनी में जब आप उसे डालेंगे तो सीविंग मैटर करती है। तो जो आपका अशुद्धि है, आप उसे निकालने के लिए उसके अकॉर्डिंग सीव अपने डिसाइड करेंगे। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब मिश्रण के घटक विभिन्न आकार के होते हैं। इस प्रक्रिया में मिश्रण को छलनी में छानते हैं। आटा छान रहे हैं आप, तो उसका जो भूर है यानी कि, और जो आटा है, साइज जो है, आटा आपका पतला है तो वो निकल जाएगा और जो आपका अदर सॉलिड है वो उसके ऊपर रह जाएगा। तो ये आपकी सीविंग हो गई। फिर होती है आपकी विनोइंग, ओसना। ओसना में आपने देखा होगा कि चावल में से छिलके हटाने के लिए जो उसका रेड पार्टिकल है, चावल को से जोर जोर से उछालते हैं। तो विनोइंग क्यों कह रहे हैं कि फॉर इन एग्जाम्पल, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, विंडो से आप हवा आ रही है तो वो सारे पार्टिकल्स को वहां से हटा देगी, साफ साफ आपका रह जाएगा। तो ये आपकी विनोइंग प्रोसेस है। फिर आती है आपकी थ्रेशिंग। पकने पर फसल के काटने को हार्वेस्टिंग कहते हैं। डंडियों से दानों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। जोर जोर से मारते हैं तो डंडी आपकी रह जाती है, जो बीज आपके अलग निकल के रह जाते हैं, दैट इज योर थ्रेशिंग। लकड़ी की डंडियों का प्रयोग, इस प्रक्रिया में व्यक्ति लगभग 0.5 मीटर लंबी लकड़ी द्वारा दोनों को बालियों से अलग अलग करने के लिए फसल को पीटता है। यह प्रक्रिया प्राय जमीन पर की जाती है। फिर बलियों को सड़क पर फैलाकर, तो इस प्रक्रिया में बलियां सड़क पर फैला दी जाती हैं और दोनों को अलग अलग करने के लिए मशीनें उनके ऊपर चढ़ा जाती है। और बैलगाड़ी और बेलन का प्रयोग, तो इसमें क्या होगा कि इस प्रक्रिया में पकी हुई फसल खलियानों में फैला दी जाती है। इसके बाद बैल पत्थर के बेलन को और फसल के ऊपर खींचते हैं। जैसे जैसे पत्थर को बेलन बलियों के ऊपर गुजरता जाता है, दाने बलियों से अलग होते जाते हैं क्योंकि उन पे क्या है, प्रेशर पड़ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकम्पोजिशन की। सेडिमेंटेशन में बच्चों क्या होता है कि ये आपका किया जाता है बेसिकली लिक्विड वाली चीजों के लिए, कि देखिए आपका जो पानी है उसके अंदर मिट्टी है वो घुलनशील नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो थोड़ी देर के लिए स्टेबल रख देंगे, तो जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी और जो साफ पानी है आप उसे हटा के अलग कर देंगे। यह प्रक्रिया हमारे रसोई घर में खाना पकाने से पहले सब्जियों, चावल और दालों को जल से धोने में की जाती है। स्थिति में भोजन नीचे बैठ जाता है और दूध, धूल व अन्य अशुद्धियां ऊपर आ जाती है, जिन्हें निस्तारण द्वारा अलग किया जाता है। यानी कि डिकेंटेशन में क्या होगा, सेडिमेंटेशन में तो भारी चीज नीचे बैठ गई और जो अशुद्धि वाली हल्की चीज है तो वो ऊपर आ जाएंगी, तो उनको आप बाहर निकाल देते हैं और
प्योर वाली चीज जो आपकी शुद्ध है उसे अलग ले लेते हैं। फिर बात आती है फिल्ट्रेशन की। तो फिल्ट्रेशन में आप यहाँ पर छन्नी का एग्जाम्पल जो चाय छानने के लिए हमने किया था वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। बाकी अगर हम आप अपनी लैब में जाके देखेंगे तो आपके पास एक फिल्टर पेपर होता है जिसे आप इस तरीके से फ्लास्क पर लगाते हैं। तो फिल्टर पेपर का क्या करेगा कि जितनी भी अशुद्धियां होगी वो इस पर रोक लेगा और ज्यादा आपका लिक्विड होगा जो साफ होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। घरों और कार्यकालों में विशेष प्रकार के उपकरण ठोस अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनमें चीनी मिट्टी का बना छिद्रित बर्तन होता है जो निष्पादक की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे जल छिद्र से गुजरता है, ठोस अशुद्धियां छनकर बाहर आ जाती हैं। इन फिल्टरों में से विशेष प्रकार के पैरामैग्नी किरणों का प्रयोग कीटाणुओं को मारने के लिए भी किया जाता है। तो जो आपका आरओ है वो रिवर्स ऑस्मोसिस के एप्लीकेशन पे वर्क करता है। तो यहाँ पर उस चीज को भी हम देख सकते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या किया जा रहा है कि वाटर को क्लीन किया जा रहा है और उसके साथ जो कीटे हैं, जो जम्स है, उन्हें मारा जा रहा है। फिर आपकी बात आती है भरण और स्कंदन की, यानी कि लोडिंग और कोगुलेशन की। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जो आपकी अशुद्धियां है ना वो कोगुलेट होती हैं। किस तरीके से वो समझते हैं। स्कंदन रसायन मिलाकर अवसादन की दर बढ़ाने की प्रक्रिया है। जब हम टंकियों से मटमैला जल प्राप्त करते हैं तो जल को साफ करने के लिए उसमें फिटकरी का टुकड़ा डाल देते हैं। तो क्या करेगी, फिटकरी का जो टुकड़ा है वो सारी की सारी गंदगी को अपनी तरफ खींच लेगी, एक जगह इकट्ठा कर लेगी। जो मटमैले जल के साथ तैरता रहता है तो कुछ फिटकरी के जल में घुल जाती है। फिटकरी के कण धूल के कणों से चिपक जाते हैं और उन्हें भारी कर देते हैं। तो उससे आपको जो भारी हो गया है वो पानी के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जो चीज भारी रहती है वो पानी में नहीं रह सकती। तो आप उसे इजिली हटा सकते हैं। शहरों में पीने का जल टंकियों द्वारा दिया जाता है। इन टंकियों में अवसादन, निस्तारण, स्खलन और निष्पदन की क्रिया कर आवांछित पदार्थों को जल से अलग किया जाता है। जल में उपस्थित हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए जल में क्लोरीन भी डाला जाता है। क्लोरीन जो है वो भी यही सेम काम करता है जैसे कि फिटकरी करती है। फिर हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की। द्रव में बहुत महीन कणों को अपघटन द्वारा अलग करते हैं। इस प्रक्रिया में मिश्रण को परख नली में डालकर तीव्र गति से मशीन में, जिसे अपकेंद्र यंत्र कहते हैं, घुमाया जाता है, जिससे भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। तो जो भारी होगा वो नीचे बैठ जाएगा, जो हल्का होगा वो ऊपर आ जाएगा और आप फिर उसे इजिली अलग कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पर अपने घर के एग्जाम्पल से देखें तो जब हम मक्खन निकालते हैं दूध के अंदर से तो जनरली क्या करते हैं, जो मक्खन होता है आपका, लोई होती है वो ऊपर आ जाती है और जो छाछ है वो नीचे बैठ जाती है। ठीक है, फिर बात आती है इवेपोरेशन की। तो इवेपोरेशन में आप जनरली क्या कर सकते हैं बच्चों, कि आप पानी को जब गर्म करते हैं तो क्या होगा कि जो भी आपकी हीट है वो आपका, मतलब अगर दूध वाले एग्जाम्पल में देखें तो पानी निकल जाएगा, दूध आपका प्योर रह जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए समुद्री जल को कम गहरे गड्ढों में एकत्र कर जब समुद्री जल गड्ढों में ठहर जाता है तब जल सूर्य के ताप का कारण वाष्पित होने लगता है। इस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। धीरे धीरे सारा जल वाष्पित हो जाता है और ठोस नमक रह जाता है और फिर आपको नमक मिल जाता है। फिर बात करते हैं हम सेपरेटिंग लिक्विड्स फ्रॉम लिक्विड्स की। किस तरीके से हम एक लिक्विड को लिक्विड के अंदर से सेपरेट करेंगे। तो इसके लिए जो आपकी प्रोसेस है यहाँ पर है आपकी आसवन विधि द्वारा घुलनशील पदार्थों का पृथक्करण करना। यहाँ पर क्या होता है कि आपका एक इक्विपमेंट है, ये आपका यहाँ पे लिंक होगा। आप अपने पानी को है ना उसका गैस बना रहे हो, यानी कि इवेपोरेशन कर रहे हो। ये सारी की सारी इवेपोरेशन कलेक्ट यहाँ पे होगी और जैसा कि आपको पता है कि इवेपोरेशन फर्दर जाके बनता लिक्विड ही है, पानी ही बनता है। तो ये सारी की सारी ड्रॉपलेट्स यहाँ पर आएंगी। ड्रॉपलेट्स धीरे 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 क्या करेंगी, लिक्विड में चेंज होती रहेंगी और आपके पास जो आपका गंदगी है वो तो इवेपोरेट होगी नहीं। ठीक है, तो जो आपका मतलब वाटर है वो इवेपोरेट होके इस वाली नली में आ जाएगा, बाकी सारी चीजें यहाँ पर रह जाएंगी। जल वाष्प को ठंडा करने वाले उपकरण लिक्विड कंडेंसर को बीकर से जोड़ते हैं। जल को ठंडा करने के लिए इसे संग्रहित में से गुजरते हैं। जैसे बीकर का जल गर्म होता है ये वाष्पित होने लगता है। जल वाष्प लिक्विड कंडेंसर में जाकर ठंडी होती है। दूसरी बीकर में आसुत जल की बूंदें एकत्र हो जाती हैं। आगुलन पदार्थों का पृथक्करण। अब किस तरीके से उन चीजों को अलग करेंगे जो कि डिसॉल्व नहीं होती हैं। तो उसमें हम क्या देखेंगे, आगुलनशील द्रव का मिश्रण पृथक्करण कीप द्वारा पृथक किया जाता है। इसकी तली में रोधक लगा देते हैं जो द्रव को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक सेपरेशन। आप देखिए कि कोई ऐसी चीज है जो कि आपके किससे अट्रैक्ट हो सकती है, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकती है। तो आप उसे फैलाएंगे तो जो जो चीजें मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकती है वो मैग्नेट पे चिपक जाएंगी और जो रेस्ट ऑफ चीजें आपकी बच जाएंगे आपके पास। तो यहाँ पर बालू और लोहे की छीलन वाली मिश्रण को इस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, क्योंकि लोहे की छीलन चुंबक की ओर आकर्षित होती है। चुंबक बालू में से लोहे को छीलन को उठा लेती है और वह बालू से अलग हो जाती है। एक से अधिक पृथक्करण की विधियों का प्रयोग, यानी कि आप एक ही चीज को अलग करने के लिए आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेपरेशन मेथड्स हो सकते हैं। जैसे कि यदि हमारे पास नमक, जल और बालू का मिश्रण है और हमें इन्हें अलग करना चाहते हैं, यह नमक जल में घुला हुआ है और बालू बर्तन में नीचे बैठ जाता है। नमक के मिश्रण को अवसादन की प्रक्रिया द्वारा बालू से अलग कर
लिया जाता है। अब हमारे पास नमक और जल का विलयन है, गर्म करने पर जल वाष्प बन जाएगा और नमक वहीं रह जाता है। यदि हम बंद प्रणाली का प्रयोग करते हैं तो जल वाष्प बनकर उड़ नहीं पाता है, लेकिन ठंडा होने पर हम जल को वापस प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रक्रिया के आश्वासन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में आप क्या करेंगे, ठोस का बिना द्रव में प्रवर्तित हुए सीधे वाष्प बनने की प्रक्रिया को आप सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वापातन कहते हैं। उदाहरण, कपूर गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प बन जाता है, यानी कि लिक्विड में नहीं आएगा, आपने सीधा सॉलिड से उसे गैसीय स्टेट में कर दिया। हम अमोनिया क्लोराइड को उसके व सामान्य नमक के मिश्रण के ऊर्ध्वापातन द्वारा अलग कर सकते हैं। और इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। तो आई होप सो कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, जहां पर आपने मैटर्स को सेपरेट करने के डिफरेंट तरीके देखे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपके अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब मैं मिलती हूँ आप सभी लोगों से हमारे विज्ञान की अगली कक्षा में एक अन्य अध्याय के साथ।